आज हम गुड़गांव में आम आदमी पार्टी की बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से अध्यक्ष और हरियाणा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर सारिका वर्मा से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं हरियाणा की और अपने विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं, तो आप अभी सबसे पहले तो हम आपकी आम आदमी पार्टी को जो पंजाब में विजय मिली है उसके लिए आपको बधाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। पंजाब के लोगों ने जिस तरह 92 सीट देकर उम्मीद से ज़्यादा, हमने इतना सोचा नहीं था। मेरा ये था कि 65 के आसपास से पार होना चाहिए, पर भगवान की दया से पंजाब के लोगों ने पूरा विश्वास दिखाया है आम आदमी पार्टी पे, दिल्ली मॉडल पे। इतनी नफरत की राजनीति और जो ग्रीड की, करप्शन की जो चल रही थी कितने वर्षों से, उसको लात मारते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिलाया है और आम आदमी पार्टी ऑलरेडी उस पर खरी उतरी है। एक महीने के रिपोर्ट कार्ड में आप देखेंगे तो 35,000 नौकरियां, जो जितनी वैकेंसीज थी वो खोली गई हैं। 25,000 जो कॉन्ट्रैक्ट वो एम्प्लॉयज़ थे उनको पक्का किया गया है। 300 यूनिट बिजली 1 जुलाई से सबको फ्री मिलेगी और जितनी भी चीज़ें हमने प्रॉमिस किए हैं अपने मैनिफेस्टो पे, उस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब, ये आपने ये सारी बातें की, भाई पंजाब में आपकी जो अचीवमेंट की बात करें, लेकिन सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार से 50,000 रुपये का एक पैकेज मांगा, इसके बारे में क्या? ऐसा है, पंजाब को पिछले 25 साल से इतनी बुरी तरह लूटा गया है। पिछले 5 साल कांग्रेस थी, उससे पहले 10 साल अकाली और बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने जो एक हरा भरा पंजाब था उसको उजाड़ दिया है, जो पूरा इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग स्टेट्स, और इस समय उसको इतने नेगेटिव इकोनॉमी में चले गया है, तो इसीलिए वन टाइम पैकेज मांगा है कि अब 50,000 करोड़ दो। और ये तो कुछ समय की बात है, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि कुछ वर्षों के अंदर जिस तरह दिल्ली का बजट हम लोगों ने एक ईमानदार राजनीति करके डबल से ज़्यादा कर दिया है। आपको याद होगा दिल्ली का बजट 32,000 करोड़ था जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और इस बार 78,000 करोड़ हुआ है। तो ये 2.5 टाइम्स क्यों बढ़ा है? क्योंकि ईमानदारी से काम हो रहा है, सरकार पैसा का गबन नहीं कर रही है, जो पैसा लोगों का आ रहा है वो जनता में जा रहा है। उसकी वजह से आज सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट, की दिल्ली एक इकलौता प्रदेश है पूरे इंडिया में जो प्रॉफिट में है, जो डेट फ्री है। बाकी सभी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस के अंदर है, चाहे वो बीजेपी के अंदर है, वो सब डेट में चल रही हैं। और पंजाब में जिस तरह इन्होंने बुरा हाल किया है इकोनॉमी का, इसे हम इम्प्रूव करेंगे एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट अगले 2 से 3 साल के अंदर पंजाब को वापस एक प्रॉफिटेबल स्टेट बना के दिखाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर साहब, ये आपकी सरकार बनते ही तरन तारण में किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के प्रति एक रोष व्यक्त किया गया नहीं मिलने की वजह से, और उन पर लाठीचार्ज भी हुआ तरन तारण में, तो उसके बारे में क्या? आपको याद होगा जैसे ही भगवंत मान बने चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 101 करोड़ रुपए किसानों के लिए दिया जो कीड़े फसल खा गए थे, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन जो तरन तारण में मुझे लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, और जिस तरह उन्होंने तहसीलदार को किडनैप करके काफी देर पकड़ के रखा, दैट वाज टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और चीफ मिनिस्टर का काम ये है कि वो ना कि लोगों की बात सुने, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन करके रखे। जिसको भी अपनी मांगे पूरी करवानी है पीसफुल तरीके से करें। अगर सरकारी कर्मचारियों को वो पकड़ लेंगे या मारेंगे या कुछ भी करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आपके सपोर्टर्स जितना मर्जी कहें, लॉ एंड ऑर्डर अगर बिखर जाएगा तो फिर कोई काम नहीं हो सकता। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्स की यूज करने की जरूरत पड़ी, ये बहुत सैड बात है। लेकिन लोगों को याद रखना चाहिए, किसान आंदोलन 1 साल से ऊपर चला, 380 डेज, और एक बार भी किसानों ने गलत काम नहीं किया। तो ये कैसे किसान थे, ये किस टाइप का गिरोह था जिन्होंने इतना एक्टिवली और वेहेमेंटली कुछ किया? क्योंकि जो नॉर्मल किसान है पंजाब के, वो उन्होंने पिछले 385 डेज में एक बार भी वायलेंस नहीं किया। अभी डॉक्टर साहब, एक अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने एक बात कही थी कि भाई जैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जो बेअदबी हुई है, उसको हमारी सरकार बनते ही हम उन लोगों पे सबसे पहले एक्शन करेंगे।
और तो उसके बारे में आप देखिए, हम लोग ने जो भी कहा है उसको हर चीज को पूरा किया जाएगा। अब मेरे ख्याल 1.5 महीना हुआ है, जो पुरानी इंक्वायरीज भी होंगी, और आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि जितने भी बेअदबी के केसेस हैं उन पे जस्टिस मिलेगी, और जिन्होंने भी गलत काम किया है उनको डेफिनेटली सजा मिलेगी। बीजेपी का तो काम ही है कि प्रवक्ताओं का कि वो उल्टे सीधे हेरफेर बात करते रहे, वो हेडलाइन बनाने के काम करते हैं। हमें सबको पता है जहांगीरपुरी में क्या हुआ, अभी किसने तलवारें लेके, किसने हनुमान वो उसके दिन रामनवमी के दिन उन्होंने जो गन मचाया है, ये हर भारतीय को शर्मिंदा करने वाली बात है। अगर आप भगवान के नाम पर जय श्री राम हम बोलते हैं, एक बहुत प्यार से बोलते हैं, अदब से बोलते हैं, अगर आप जय श्री राम को भी एक वॉर क्राई की तरह यूज करेंगे, अगर आप हेट फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करती है तो ये भी गलत है। ये हमारे द फैब्रिक ऑफ इंडिया, जो एक सेक्युलर फैब्रिक है इंडिया का, जिसमें हम 135 करोड़ लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रह रहे हैं, उसको खराब करने की जो प्रतिक्रिया चल रही है उस पर जरूर काम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात और आपके जो मैनिफेस्टो में थी वो ये थी कि भाई जो उड़ते पंजाब पे पहले बादल साहब की सरकार जा चुकी है, उसके बाद आपके हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने एक घोषणा की थी कि भाई हम ये उड़ता पंजाब, जो पंजाब में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उस पर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे हमारी सरकार बनते ही। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा 1-1.5 महीने में कि जिसमें कोई हमें लग रहा हो कि भाई मेन प्लेटफॉर्म पे कोई काम हो रहा हो। आपको कैसे नहीं लग रहा? विद इन द फर्स्ट वीक ड्रग्स का एक ट्रक पकड़ा गया, आई थिंक 100-150 करोड़ से ऊपर उसका 100-150 किलो उसमें हीरोइन था, वो पकड़ा गया, और पुलिस वालों को सबको कह दिया गया है कि दे विल बी जीरो टॉलरेंस। और रिहैबिलिटेशन पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, पूरी पॉलिसी बन रही है। आप ये समझिए 15 साल की अगर बीमारी एक स्टेट में लगी है तो उसमें कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीने तो लगेंगे। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो लोग इसके जरिए पैसा बना रहे थे, जो लोग अक्रॉस द बॉर्डर ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, वो अब क्योंकि सत्ता में नहीं है, इस पे रुकावट जरूर होगी। और हमारे पास ड्रग्स के लिए वी हैव जीरो टॉलरेंस, देयर विल बी एब्सोल्युटली नो प्रोटेक्शन। तो जो भी पकड़े जाएंगे वो बुरी तरह फंसेंगे, उनको पूरी तरह उनको सजा भी मिलेगी। हमारी सुशील गुप्ता जी ने इसमें बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कई वर्षों से बीजेपी सेंटर में भी है, बीजेपी स्टेट में भी है। उससे पहले कई वर्षों में कांग्रेस सेंटर में रही, कांग्रेस हरियाणा में रही, कांग्रेस पंजाब में रही। ना एसवाईएल का मुद्दा, ना चंडीगढ़ का मुद्दा, दोनों पार्टियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन दोनों मुद्दों को रिजॉल्व करने में। हम 2024 में एक बार, अभी पंजाब में तो हमारी सरकार आ चुकी है, 2024 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में भी आ जाएगी तो दोनों ही मसले 2025 में रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये राजधानी का मुद्दा भी रिजॉल्व हो जाएगा और एसवाईएल का भी मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा। दोनों स्टेट्स को पानी भी मिलेगा और दोनों स्टेट्स को अपनी अपनी राजधानी भी मिलेगी। ये जो कई वर्षों से 50 साल से ऊपर एसवाईएल का मुद्दा चल रहा है और इसके सिर्फ राजनीति हो रही है। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि ये रिजॉल्व हो जाए। हर थोड़े दिन में बोल देते हैं एसवाईएल का मुद्दा, हर थोड़े दिन में बोल देते हैं एसवाईएल का पानी। आप में से किसी ने रिजॉल्व करने की कोशिश तो की नहीं है, क्योंकि आपको इसमें अपनी राजनीति करने का एक मौका मिल जाता है। आम आदमी पार्टी इन दोनों मुद्दों पे राजनीति नहीं करने वाली है। चंडीगढ़ और कैपिटल का मुद्दा भी हम ही रिजॉल्व करेंगे और एसवाईएल का मुद्दा भी हम ही रिजॉल्व करेंगे। 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बन चुकी होगी और ये दोनों मुद्दे आप रिजॉल्व पाएंगे। ये आपने पानी और बिजली की बात पे दिल्ली में सरकार आई थी, आज भी आपने पंजाब में बिजली और पानी के ही मुद्दे पे वहाँ पे भी सरकार आई है। अगर कल को बीजेपी हरियाणा में बिजली और पानी को जिस तरह दिल्ली में मुफ्त कर दिया, इसी तरह अगर बीजेपी ने भी मुफ्त कर दिया तो फिर आप कौन सा मुद्दा लेके अगला चुनाव लड़ोगे? ऐसा है कि बीजेपी मुद्दे कह सकती है, वो कर नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 साल पहले कहा था गुड़गांव में, पूरा हरियाणा तो छोड़ो, गुड़गांव में उन्होंने कहा था 24 घंटे बिजली आएगी।
आज पूरा 1 साल हो गया उस बात को, आप न्यूज उठा के देख लीजिएगा। आज भी हम यहाँ जहाँ बैठे हैं 4-4 घंटे पावर कट हो रहा है। ये मिलेनियम सिटी है जो पूरे हरियाणा का 60 to 70% रेवेन्यू हमारे टैक्सेस से जाता है। एक शहर में मुख्यमंत्री जी 24 घंटे बिजली तो दे नहीं सके, पूरे हरियाणा की बात करते हैं। फर्क ये है कि ये लोग सिर्फ बात करते हैं, हम लोग काम करके दिखाते हैं। दिल्ली में आज ये हाल है, किसी घर में इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, किसी दुकान में डीजल के जनरेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से 24 घंटे बिजली आ रही है। फर्क इतना है कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये लोग सिर्फ बातों में जुमले ढूंढते हैं। हम लोग जो काम करने वाले हैं ना, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। अभी गुड़गांव में नगर निगम या प्रशासन तोड़ फोड़ कर रहा है, ये कई दिनों से जो पीला पंजा चल रहा है। तो एक तो आपका जो 60 मीटर की जो एयरपोर्ट के साथ में जो डिफेंस एरिया के साथ में कुछ मकान बने हुए हैं, उन पे ज़्यादातर पीला पंजा चलता है। ऊपर से जो इंक्रोचमेंट है और सफाई का मुद्दा है, उस पर आप अपनी बातें उठाती रहती हैं, तो हमारे रियल संवाद में भी आपकी खबरें छपती रहती हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो सबसे पहले वहाँ के जेई, वहाँ के जो एमसीडी कमिश्नर हैं, वहाँ जोनल कमिश्नर हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बना कैसे। आपके होते हुए आपने ये नजरअंदाज क्यों किया? क्योंकि अक्सर ये होता है कि बिजली बोर्ड वाले, एमसीडी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले पैसे ले लेते हैं और कंस्ट्रक्शन होने देते हैं। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ऊपर से ऑर्डर आता है, तो वो आके पीला पंजा करते हैं। और एक गरीब आदमी जिसका 60 गज पे घर है, वो बहुत पैसे कर्जा लेके अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, उसका एक एक्स्ट्रा कमरा है, अगर वो तोड़ देते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है, ये उन जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके ऊपर सबसे पहले इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपके एरिया में इंक्रोचमेंट कैसे हुई, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हुई। अगर जो 900 मीटर की बात कर रहे हैं, अगर वो इलीगल है तो वहाँ बिजली क्यों दी जा रही है, वहाँ पानी के कनेक्शन क्यों है, वो सीवर के कनेक्शन क्यों है। पिछले कई वर्षों में जब ये इलीगल था तो वहां पे कॉलोनी बसने क्यों दी गई? अब गरीब आदमी जो 60 गज का घर में बना के रखा हुआ है, या तो उनको दूसरी जगह घर दिया जाए और ये पूरी तरह डिमोलिश किया जाए। सिर्फ गरीब आदमी के ऊपर पंजा चलाने से, एक अपनी दिखाने कि हम बहुत ही काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अन्याय है। सिटी को चलाने का एक तरीका होना चाहिए। सबसे पहले अगर बिना नक्शे के पास हुआ है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ ही कैसे की? अगर आज मैं चाहूँ बाहर जाके मैं अगर बनाना शुरू कर दूं रोड के बीच में, कोई अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ इन सेक्टरों में क्यों अलाउ किया गया? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो अपने पैसे बना लेते हैं, अपने आप जो आप देखेंगे क्लर्क लेवल के लोग हैं, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, कोई इंक्वायरी क्यों नहीं होती? डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ आपकी आई कहाँ से? छोटे छोटे पोजीशन में लोग हैं, उनकी अगर 25,000 की सैलरी है, उनके पास ऑडी गाड़ियां हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? बेसिकली ये पूरा सिस्टम जो है करप्शन के में लत है पूरी तरह। और गुड़गांव शहर जो है, इसमें इतनी ज्यादा बिल्कुल सुनवाई नहीं है। आज आप कोई छोटी सी छोटी चीज, अगर मेरे घर के सामने सड़क 8 महीने से टूटी हुई है, मैं एमसीजी कमिश्नर से मिल चुकी हूँ, जीएमडीए सीईओ से मिल चुकी हूँ, काउंसलर से मिल चुकी हूँ, सब बोलते हैं काम हो जाएगा, लेकिन 8 महीने से मेरी सड़क वही टूटी की टूटी चल रही है। तो हमारे यहाँ पे सुनवाई जीरो है, कोई जनता का काम करने को राजी नहीं है। अधिकारी आके आज बुलडोजर चला जाए, कल आप वापस बना दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने पैसे ले चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ जनता का नुकसान हो रहा है और शहर का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अभी आप जो गुड़गांव के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आप सक्रिय हैं, इसमें किस तरह का डेवलपमेंट करना चाहेंगे आगे आने वाले? अगर आप मेरे से पूछें, मेरे सपनों का गुड़गांव जो है, अब हम 35 के 35 वार्डों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। म्यूनिसिपल चुनाव हमारे इस वर्ष होने थे, पर मुझे लगता है कि मार्च 2023 तक होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हर एक इंसान को अफेक्ट करती है, वो है एयर क्वालिटी। वी आर अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। यहाँ की हवा को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो हर दिन 200 टन कूड़ा इकोग्रीन उठा के बनवारी में डंप कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। मेरा ये ड्रीम है कि हर सेक्टर में एक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हो,
जहाँ पे 90% से ज्यादा वेस्ट सेग्रीगेट हो जाए, कंपोस्ट हो जाए और हार्डली 10% जो है सैनिटरी वेस्ट वो इंसिनरेटर में जाए, ताकि पूरा गुड़गांव शहर जीरो वेस्ट शहर बने। ये सबसे पहला मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। दूसरा है यहाँ की ग्रीनरी इंप्रूव करना, अरावलीज का जो खनन हो रहा है उसको बिल्कुल खत्म करना। अरावलीज में मैं चाहती हूँ कि हमारे एडवेंचर वॉक्स, पाथवेज बने, हम लोगों को, बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ने की कोशिश करें, जो पुरानी झीलें हैं उनको उठाएं, उनको वापस इंप्रूव करें, ताकि मॉल जाने के बजाय लोग पिकनिक पे जा सके। पूरे गुड़गांव में एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाके बच्चों को सैटरडे संडे घूमने ले जा सको। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है, उसके मैं चाहती हूँ कि पूरे गुड़गांव में जगह जगह ऐसे फॉरेस्ट बने शहर के अंदर, ताकि हम सबको सांस अच्छी आने लगे। ये हमारी बहुत प्रायोरिटी की चीजें हैं। उसके अलावा गुड़गांव की किसी भी सड़क में एक पॉटहोल ना हो, कहीं भी गार्बेज ना हो, हमारी ड्रेन सभी कवर्ड हो, कोई भी ड्रेन में रेन वाटर का पानी ना जाए। बारिश हो तो यहाँ पे इतने 4 फुट पानी हो जाता है, ये बिल्कुल खत्म हो। ये गुड़गांव के मूलभूत काम है जो मैं चाहती हूँ कि अगले 3 या 4 साल में हम लोग कंप्लीट करें और गुड़गांव के लोगों को मिलेनियम सिटी का एक्सपीरियंस दे सकें।